उस खूबसूरत सी लड़की ने अपना नाम शिरीन बताया था और वाकई वो शिरीन ही थी, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी, इतनी ज़्यादा हसीन व जमील थी कि उस पर से मेरी नज़र आगे बैठने के बावजूद भी हट नहीं रही थी। उनसे नाम पूछा तो उन्होंने नाम भी बता दिया, उन्होंने मेरा नाम भी पूछ लिया। मुझे ऐसा लगने लगा था कि अब शायद हमारी दोस्ती हो जाएगी। हम बातचीत करने लगे, वो मेरे बारे में, घर के बारे में सब कुछ पूछने लगी और पता नहीं क्यों मैं भी बिना कुछ सोचे समझे, बिना झिझक किए उसे सब कुछ बताता गया। समझ नहीं आ रहा था आखिर शिरीन की आंखों में ऐसा कौन सा जादू था कि जो मैं उससे बात करते हुए बिल्कुल झिझक भी नहीं रहा था और अपनी ज़िंदगी की सारी हालात और सारे वाक़यात उसे बताए जा रहा था। घर में कौन है, क्या है, मैं कैसा हूँ, क्या करता हूँ, सब कुछ मैंने शिरीन के आगे इस तरह से बयान कर दिया जैसे मैं उसको सालों से जानता हूँ। पता नहीं उसकी पुरस्कार आंखें मुझसे सब कुछ कहलवाए जा रही थी या उगलवाए जा रही थी। समझ ही नहीं आ रहा था कि उसकी आंखों में क्या जादू था। बहरहाल बातचीत करते करते कब जैस्मिन पार्क का रोड आ गया मुझे पता ही नहीं चला। आपको बताता चलूं कि जैस्मिन पार्क रऊ रोड पर मौजूद है, जो कि बहुत ही सुनसान इलाका पड़ता है। गड़बड़ी का पुल पार करने के बाद से ही जैसे ही वो जगह आती है तो सब कुछ सुनसान और वीरान हो जाता है। कुछ कॉलोनियाँ उधर हैं, लेकिन वो भी ऐसी कॉलोनी है जहाँ पर रात के समय सन्नाटा पसार जाता है। और मैं अब उस रोड पर अपनी रिक्शा लेकर चले जा रहा था। मैंने उनसे कहा कि आप यहाँ पर कब से रह रही हैं? तो उसने कहा कि मैं तो यहाँ पर बहुत टाइम से रह रही हूँ, लेकिन पहली बार ही आज आपकी ऑटो में बैठी हूँ। मैंने कहा जी जी बिल्कुल, अगली बार फिर बैठिएगा, शायद हमारी दोस्ती हो जाए। तो वो कहने लगी, दोस्ती तो हो चुकी है ना जनाब। मिस्टर फारूक, आपसे इतनी बातचीत कर ली, बिना दोस्ती के हम तो किसी से कुछ भी नहीं कहते, आपसे दोस्ती हो चुकी है। मैंने कहा जी बहुत शुक्रिया, आपकी दोस्ती पाकर तो मैं धन्य हो गया। तो वो हंसने लगी और कहने लगी, आप बहुत मजाक करते हो, शायद ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कोई परी या जिनजादी तो हूँ नहीं जो आप मुझसे दोस्ती करके बहुत खुशनसीब हो गए हैं। मैंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है, और हम हंसने लगे। मैंने जैसे ही जैस्मिन पार्क में इंटर किया, मैंने उनसे पूछा, मैम वैसे आपका घर किस साइड है? उन्होंने कहा बस आगे से लेफ्ट टर्न लेना है, फिर एक राइट टर्न और फिर मेरा घर आ जाएगा। मैंने ऐसा ही किया, आगे से पहला लेफ्ट लिया, उसके बाद राइट लेने के लिए मैंने जैसे ही उनसे पूछा तो वो कहने लगी थोड़ा और आगे जाने दीजिए। ताज्जुब की बात यह थी कि आगे बहुत ज़्यादा सन्नाटा दूर से ही दिखाई दे रहा था और लगे नहीं रहा था गिनती चुनती के घर आगे मौजूद थे। मैंने कहा ठीक है, अब इन्हें इनके मुकाम पर तो छोड़ना ही पड़ेगा। बहरहाल जैसे ही आगे गए तो उन्होंने कहा कि राइट ले लीजिए यहाँ से, और जैसे ही राइट लिया तो सामने एक हवेली टाइप बनी हुई थी, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे सालों से इसमें कोई रहने ही नहीं आया हो। उस हवेली के सामने जाकर मैंने गाड़ी रोक दी, क्योंकि उसके आगे कोई रास्ता ही नहीं था। यह हवेली इस कॉलोनी की शायद से आखिरी मंजिल थी। जैसे उस हवेली के सामने रोका तो वो मैम कहने लगी कि बस यहीं पर मेरा बसेरा है, ये छोटा सा मेरा गरीब खाना है। मैंने कहा ये छोटा सा है तो बड़ा क्या होता है? तो वो हंसने लगी और कहने लगी, आप अंदर आना चाहोगे? मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे घर जाना है, मेरे घर पर पूरी फैमिली इंतज़ार कर रही होगी, इसलिए मैं आपके घर में अभी तो नहीं आ सकता, बाद में आपको ज़रूर किसी न किसी दिन तकलीफ़ दूंगा। तो वो कहने लगी, तकलीफ़ देने वाली कैसी बात है, ये समझ लीजिए आप ही का घर है, और ज़ोर से हंसने लगी। मैं भी उनकी बात पर हंस दिया, क्योंकि उन्होंने शायद मजाक ही किया था। बहरहाल वो खड़ी हो गई तो मैंने कहा आप जाइए ना। तो वो कहने लगी नहीं नहीं आप जाओ, उसके बाद मैं घर के अंदर जाऊंगी, कभी आप मेरा पीछा करते हुए आ गए तो। मैंने हंसते हुए रिक्शा स्टार्ट की और पलट गया। मैं साइड ग्लास में से उन्हें देख रहा था, अभी तक वो अंदर नहीं गई थी और मैं आगे चले जा रहा था। मैंने सोचा कि ज़्यादा उन पर नज़र रखना भी ठीक बात नहीं है, अजनबी सी मुलाकात है, इसे अभी से ख़राब नहीं करना है, क्योंकि मुझे भी उनकी दोस्ती बहुत ज़्यादा पसंद आ गई थी। इसलिए मैंने वहाँ से टर्न लिया और उसके बाद मैं सीधा अपने घर आ गया। बातों बातों में मैं उनसे पैसे लेना तो भूल ही गया था। मैंने अपना सर पकड़ लिया और कहा कि क्या यार फारूक, इतनी भी ज़्यादा नहीं हमें फिसलना चाहिए कि हम अपनी सवारी से पैसे लेना ही भूल जाएं। मैंने कहा बहरहाल कोई बात नहीं, कभी ना कभी फिर मुलाकात होगी, तो वो ऐसी तो नहीं दिख रही थी कि पैसे नहीं दे। बहरहाल जैसे ही घर पहुंचा वैसे ही मुझे ध्यान आया कि मैं पीछे कुछ सामान दिन में लेकर रखा था। वो निकालने की गरज से जैसे ही मैं पीछे गया देखा तो उन मैडम का पर्स मेरी गाड़ी में ही छूट गया था। मैंने सोचा कि खामखा मैं उस मैडम पर शक कर रहा था कि उसने मुझे पैसे नहीं दिए। बेचारी वो अपना पर्स तक बातों बातों में मेरी गाड़ी में ही भूल गई। जैसे ही मैंने पर्स को उठाया तो पर्स मुझे बड़ा हैवी लगा, ऐसा लगने लगा जैसे उसमें पत्थर भरे हों, इतना ज़्यादा भारी वो पर्स था। मामूली सा दिखने वाला पर्स इतना भारी, मेरे दिमाग में शक पैदा हुआ। मैंने सोचा कि ऐसा क्या है मैडम रख के घूमती हैं जो इतना भारी है।
वैसे तो किसी की चीज़ खोलकर नहीं देखना चाहिए, लेकिन मैंने उस बैग को फिर भी शक की बिना पर खोलकर देखा, क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी थी। अगर उस मैडम पर मैं भरोसा नहीं करता हूँ और सोचता हूँ कि वो कोई अजनबी है, तो उस बैग में हो सकता है कोई ऐसी भी चीज़ हो सकती थी जो मेरे लिए और मेरे घर के लिए नुकसानदायक हो। इसीलिए मैंने उस बैग को जैसे ही खोल कर देखा तो मेरी आंखें चकाचौंध हो गई, आंखें फटी के फटी रह गई। उसमें नोटों की 2-3 गड्डियाँ रखी हुई थी और उसके अलावा ज्वेलरी भी थी। थोड़ी देर के लिए तो मैं अपने होश खो बैठा। आखिर मैं भी इंसान ही था। थोड़ी देर के लिए दिमाग में आया कि काश ये पैसा और ये सारी ज्वेलरी मेरी हो जाती। फिर मुझे अचानक खुदा का खौफ आया। मैंने कहा, फारूक, ये सही बात नहीं है। किसी की अमानत में कभी खयानत नहीं करना चाहिए। ये अपने बच्चों पर और अपने परिवार पर ही बला बनकर टूटती है। इसलिए मैंने उस पर्स को वापस से बंद कर दिया। मुझे बहुत खौफ आने लगा था, क्योंकि इतनी बड़ी रकम मेरी गाड़ी में छूट गई थी और वो मैडम अगर चाहे तो रिपोर्ट भी कर सकती थी कि रिक्शा वाले ने मेरा बैग रख लिया है। मैं बहुत डर कर वापस से उस जानिब जाने की सोचने लगा, लेकिन रात के 3 बज रहे थे और इस वक्त जाना मुनासिब नहीं था। अगर इस वक्त जाता तो शायद वो हवेली से मैं डर कर वापस भाग आता, क्योंकि वो हवेली थी ही इतनी वीरानी में। बहरहाल मैंने सोचा कल मैडम के घर जाकर ये पर्स उन्हें लौटा कर आ जाऊंगा और उनसे माफ़ी भी मांग लूँगा कि आपका पर्स मेरी गाड़ी में रह गया था, लेकिन मैं आज ही देने आना पाया। बहरहाल मैं उस पर्स को लेकर जैसे ही अंदर गया तो मेरी बीवी जाग रही थी। बीवी ने मेरे हाथ में पर्स देखा तो वो कहने लगी, अच्छा जनाब, आज आप मेरे लिए पर्स लेकर आए हैं मार्केट से, वो भी नया, बहुत सुंदर है दिखने में तो। मैंने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तुम्हारे लिए नहीं लाया हूँ, किसी का पर्स गाड़ी में छूट गया था। तो उसने मुझे बड़ी ही शक भरी निगाह से देखा और कहने लगी, किसका पर्स है वैसे ये, और आपकी गाड़ी में कैसे छूट गया? मैंने कहा, एक मैडम रेलवे स्टेशन से मेरी गाड़ी में बैठी थी और जैस्मिन पार्क उन्हें छोड़ दिया, लेकिन ध्यान मुझे यहाँ आकर आया कि उनका पर्स मेरी गाड़ी में ही रह गया है। तो वह कहने लगी, लाओ दिखाओ ज़रा, चेक तो करूँ कौन सी मैडम थी। मैंने कहा, नहीं, किसी की अमानत में खयानत नहीं करना चाहिए। ये किसी और का पर्स है, मैं उन्हें कल लौटा दूंगा। अब तुम इसे भूल से भी खोलने की कोशिश ना करना। मैं जानता था कि अगर मेरी बीवी इसके अंदर रखी हुई रकम और सोने की ज्वेलरी देख लेगी तो शायद वो मेरे जितना कंट्रोल ना कर पाए और इसमें से कुछ रख ले, और मैं नहीं चाहता था कि किसी की अमानत में खयानत हो, क्योंकि हमें भी खुदा को जवाब देना है। बहरहाल मैंने उस पर्स को रूम में अलमारी में रख दिया और उसके बाद मैं अपनी बीवी से बातचीत करने लगा और खाना खाने लगा। खाना खाकर हम सो गए। मुझे पता भी नहीं था कि रात को क्या हुआ उस पर्स के साथ और क्या होने वाला था। बहरहाल सुबह जैसे ही मैं उठा, मेरी नींद जैसे ही खुली, मैंने सबसे पहले अलमारी खोलकर देखी, क्योंकि मेरे दिल में घबराहट थी। इतनी बड़ी रकम और इतनी सारे सोने की ज्वेलरी, ज़िंदगी भर में भी अगर मैं कमाता तो इतना ना इकट्ठा कर पाता, और अगर इसमें कुछ खयानत हो जाती तो मैं उन मैडम को क्या जवाब देता, क्योंकि वो तो मुझसे अगली बार मिलते ही पर्स का मुताला करती। बहरहाल मैंने सुबह उठते से ही नाश्ता किया और सीधे मैं जैस्मिन पार्क की जानिब निकल पड़ा। जैस्मिन पार्क की जानिब जैसे ही गया तो मैं जैसे उस रास्ते को पार किया था वैसे ही गया, लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि आज मुझे वो हवेली मिलने को ही तैयार नहीं थी। मैं बहुत परेशान हुआ। 1 घंटे तक मैं जैस्मिन पार्क में घूमता रहा, लेकिन मुझे वो हवेली ना मिली। परेशान होकर मैंने किसी से उस हवेली के बारे में पूछ लिया तो वो मुझ पर हंसने लगा और कहने लगा, भाई इस ज़माने में तुम हवेली ढूंढ रहे हो? कोई बंगलो कहते तो हमें समझ में भी आता, हवेली कहाँ से लाएं तुम्हारे लिए, वो भी पुरानी दिखने वाली हवेली। इस पूरी कॉलोनी में कोई पुरानी हवेली क्या, पुराना मकान तक मौजूद नहीं है। ऐसा कोई पुराना खंडर मकान नहीं है, वरना हम लोग यहाँ पर क्या रहने आते। बहरहाल मैंने उसको देखा तो वो मुझे सही नहीं लगा। मैंने सोचा कि शायद ये बंदा मुझसे मजाक कर रहा है और फिर से मैं ढूंढने लगा। मैंने 2 घंटे ख़राब किए, लेकिन मुझे कोई हवेली नहीं मिली तो मैं चिढ़ गया। मैंने सोचा कि सबसे पहले तो इस पर्स को अब अपने घर पर रखा जाए और उसके बाद अपना काम किया जाए। अगर ऐसे ही घूमता रहा तो आज दिन भर की मजदूरी नहीं निकल पाएगी और घर का खर्चा भी तो है। बहरहाल मैं वापस घर गया तो मेरी बीवी अचानक खुश हो गई और कहने लगी, आज इतनी जल्दी घर आ गए, इतनी जल्दी काम हो गया क्या? मैंने कहा, क्या खाक काम हो गया? ये पर्स वाली मैडम को ढूंढने गया था, उनका घर तो मिला नहीं और फालतू में मेरे 2-3 घंटे खराब हो गए। मेरी बीवी ने अचानक ही बेधड़क मुझसे ये बात कह दी, तो आप रख लीजिए ना ये पर्स, वैसे भी हमारे कितना काम आ सकता है ये पर्स। मैंने जैसे ही अपनी बीवी के मुंह से ये बात सुनी, मैंने कहा कि क्या तुम्हें इस पर्स के बारे में कुछ पता है? तो वो अचानक घबरा गई और कहने लगी, नहीं, मैं तो इसलिए कह रही हूँ कि अगर आप ये पर्स रख लेंगे तो मेरे लाने ले जाने के लिए ही ये पर्स काम आ जाएगा। मैंने कहा, नहीं, किसी और की चीज़ मैं तुम्हें गिफ्ट नहीं कर सकता। मैं तुम्हें नया पर्स दिला दूंगा, लेकिन इस पर्स पर हमें किसी भी तरह की खयानत नहीं करना है, ना ही नीयत खराब करना है। मैंने उसे समझाया तो वो समझ गई, लेकिन मुझे कुछ शक सा हो चुका था। बहरहाल मुझे जल्दी थी, इसलिए मैंने वो पर्स अलमारी में रखा अपने हाथों से और उसके बाद मैं वापस से रिक्शा लेकर मार्केट में निकल गया। आज मैंने खूब काम किया, अच्छा खासा काम कर लिया और अच्छे खासे पैसे भी जमा कर लिए।
रात को गाड़ी चलाने की आज ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं उन मैडम के लिए रुका कि शायद आज मुझे वो मिल जाए। रात को फिर से मैं रेलवे स्टेशन पर गया, लेकिन आज कोई सवारी भी नहीं थी और ना ही कोई मैडम उतर कर आई थी कि जिनसे मैं बात करके इस पर्स को उन तक पहुंचा सकता था। परेशान होकर मैं बहुत देर तक रेलवे स्टेशन पर ही बैठा रहा। उसके बाद मैंने सोचा कि घर चला जाए, आज नहीं तो कल वो मैडम मिलेंगी ही सही और मैं उनकी अमानत उन तक पहुंचा दूंगा। एक बात का मुझे बहुत अफसोस हो रहा था, मैंने सिर्फ उन मैडम का नाम ही पूछा था, उनके पिता का नाम या फिर अगर वो शादीशुदा होती तो उनके शौहर का नाम नहीं पूछा था। अगर वो पूछ लेता तो मैं शायद जैस्मिन पार्क में उनको आसानी से ढूंढ सकता था। बहरहाल मैं परेशान होकर घर आ गया और घर आकर अपनी बीवी से बातचीत करने लगा। मेरी बीवी आज फिर से मुझसे उस पर्स के बारे में पूछने लगी, कहने लगी उस पर्स में क्या है, हम खोल कर देख लें क्या। मैंने कहा तुम्हें कितनी बार समझाया है कि दूसरों की अमानत में खयानत नहीं करना है, ना ही हमें वो खोल कर देखना है, ना ही उसमें से कुछ निकालना है, ना ही कुछ उस पर्स का करना है। तुम्हें बार बार उस पर्स का ही ख्याल क्यों आ रहा है। तो मेरी बीवी कहने लगी आप तो उस पर्स को लेकर इतने ज़्यादा चिड़चिड़े हो गए हैं कि मैं कुछ पूछती भी हूँ तो मुझसे लड़ाई करने लगते हैं। मैंने कहा देखो बात ऐसी है कि वो पर्स किसी और का है, हमें उस पर्स से क्या लेना देना। तो वो कहती है ठीक है, अब उस पर्स के बारे में मैं कभी कुछ नहीं पूछूंगी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान था क्योंकि अगर गलती से भी मेरी वाइफ ने वो पर्स खोलकर देख लिया तो शायद वो उन पैसों को और ज्वेलरी को देखकर मुझे ये पर्स वापस ना करने के लिए मजबूर कर दे। इसलिए मैं चाहता था कि वो खोलकर ना देखे, लेकिन मैं इस बात से बेखबर था कि वो पर्स खोलकर देख चुकी है। इसका एक ही स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमसे शेयर करना चाहते हैं या आप अपनी कोई स्टोरी हमारे चैनल के ज़रिए शेयर करवाना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज माई स्टोरी बुक को फॉलो करें और उस पर हमसे जुड़ें।